नमस्कार। साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार है। आज साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं समकालीन हिंदी कविता को लेकर के, समकालीन हिंदी कविता पर बातचीत को लेकर के, और हमारे साथ आज मौजूद हैं हिंदी कविता के ज़रूरी कवि आशीष त्रिपाठी जी। आशीष जी पेशे से प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में, और हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण बुनावट की कविता आशीष जी के पास है। आलोचना के क्षेत्र में भी आपने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। समकालीन रंगमंच पर आपने एक ज़रूरी किताब लिखी है, और इन सब के अलावा जो हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे प्रोफेसर नामवर सिंह जी, उनकी सभी रचनाओं और संकलित रचनाओं का संकलन करके आपने हिंदी पाठकों को एक बहुमूल्य तोहफा दिया है। आशीष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार अरुणाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम बातचीत की शुरुआत करते हैं समकालीन कविता को लेकर के, और समकालीन कविता ने कई अपनी उपलब्धियां और अपनी सीमाएं तय कर ली हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि हमारी जो समकालीन कविता है वह अपना जो देश है वो किस प्रकार से निर्मित कर रहा है? अरुणाभ जी, समकालीन कविता लगभग 45 साल की उम्र हो गई है, और लगभग 35 सालों से समकालीन कविता के बारे में और समकालीन कवियों के बारे में हिंदी आलोचना में विचार विमर्श भी हो रहा है। इसके बाद भी अभी तक कुछ बुनियादी समस्याएं हल नहीं की गई हैं। ख़ास तौर पर ये जो युवा अध्येता हैं, नए कवि हैं, विद्यार्थी हैं, उनके मन में हमेशा समकालीन शब्द को लेकर और समकालीन कविता की समय सीमा को लेकर एक भ्रम बना रहता है। तो मैं बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हम समकालीन कविता की शुरुआत कब से माने। मैं सामान्यतया 1975 के बाद की हिंदी कविता को समकालीन हिंदी कविता मानने का पक्षधर हूं। 1975 के बाद का भारत समकालीन भारत है, 1975 के बाद का हिंदी समाज समकालीन हिंदी समाज है, और 1975 के बाद की हिंदी कविता समकालीन हिंदी कविता है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या कोई वर्ष इतिहास में सामाजिक घटनाक्रम में इतना महत्वपूर्ण होता है कि सीधी तौर पर यह कहा जा सके कि उस एक वर्ष में कुछ बदल गया। तो मैं ये नहीं मानता कि किसी एक साल में ही कुछ बदल जाता है। 8-10 वर्षों का एक संधिकाल है हमारे पास, और उन 8-10 वर्षों के संधिकाल में ये परिवर्तन धीरे धीरे घटित होते हैं। 1973 से 1980 का समय है जो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों का, यानी संधि का समय है। क्या हो रहा है 1973 में? 1973 में प्रगतिशील आंदोलन का पुनर्गठन हो रहा है। वो प्रगतिशील आंदोलन जो नई कविता नई कहानी के ज़माने में बिखर गया था, उसके लेखक जो अलग अलग काम कर रहे थे, वो फिर एक आंदोलन के तौर पर बांदा और गया के 2 सम्मेलनों के माध्यम से खुद को, अपनी वैचारिकी को, अपने लेखन को संगठित करते हैं। इसका बहुत गहरा असर साहित्य की सभी विधाओं पर पड़ता है, और ख़ास तौर पर हिंदी कविता पर पड़ता है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, ये 4 कवि मौजूद थे, और ये सभी उस दौर में पुनः हमारे शीर्ष कवि के रूप में स्थापित हुए। आप ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कम से कम 3 कवि ऐसे कवि थे जिनको नई कविता और उसके बाद कविता के ज़माने में, नक्सलबाड़ी कविता के दौर में महत्वपूर्ण कवि नहीं माना जा रहा था। नागार्जुन की छवि मूलतः एक उपन्यासकार की थी, शमशेर की कविता पढ़ी जा रही थी, लेकिन त्रिलोचन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। इन कवियों के एक एक संग्रह प्रकाशित हुए थे। त्रिलोचन का संग्रह 1943 में प्रकाशित हुआ, धरती, उसके बाद से कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। तो इन कवियों का, जो प्रगतिशील कविता के शीर्ष कवि हैं, उन कवियों का एक तरह से पुनर्स्थापना होती है। ये बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि समकालीन हिंदी कविता की 3 प्रमुख धाराएं हैं, और उन 3 प्रमुख धाराओं में जो सबसे बड़ी ताकतवर धारा है, जो अविच्छिन्न धारा है, वो प्रगतिशील कविता की धारा है।
यानी मैं एक तरह से ये मानता हूं कि समकालीन हिंदी कविता प्रगतिशील कविता का ही एक पुनर्स्थापन है, एक नया चेहरा है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन कवियों की पुनर्स्थापना की है। दूसरी बात यह कि यदि आप सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से देखें तो 1973 से 1980 का समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। यही वो दौर है जब भारत में आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल के विरोध में एक जन आंदोलन होता है, उस जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपातकाल लगाने वाली शक्तियां केंद्रीय सत्ता से विस्थापित होती हैं, जो आंदोलन से उपजी हुई राजनीतिक शक्तियां हैं वो केंद्र में सत्ता प्राप्त करती हैं, वो भी 2.5 साल के भीतर वो भी विच्छिन्न हो जाती हैं, और एक तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रयोग है वो पूरा का पूरा प्रयोग 1980 में ध्वस्त हो जाता है। तो हम जिसे मोहभंग कहते हैं, जो नई कविता के ज़माने से ही कहा जाता था, एक तरह से 1980 में जनता पार्टी सरकार के पतन के साथ भारतीय लोकतंत्र और भारतीय आज़ादी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति भारतीय जनता का अंतिम मोहभंग हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत की राजनीतिक सत्ता से कोई बहुत ही क्रांतिकारी कदम की उम्मीद अब जनता को नहीं रह जाती, और इसका बड़ा गहरा असर कविता पर पड़ता है। इसलिए कविता में एक बहुत खास किस्म की सूक्ष्मता आती है, एक खास तरह की शांत भीतरी आवेग वाली ये कविता है। ये साधारण जिंदगी को बहुत अधिक महत्व देती है, साधारणता को पूरी साधारणता के साथ व्यक्त करने की एक जिद समकालीन कविता में होती है। तो जो समकालीन कविता का देश है वो बहुत बड़ा देश है। मैं जब भी समकालीन कविता के बारे में सोचता हूं तो मैं समझता हूं कि लगभग 3,500 साल का भारतीय साहित्य का लिखित इतिहास हमारे पास है, ऋग्वेद से लेकर और अब तक। 3,500 साल में भारत की किसी भाषा की कविता इतनी अधिक जनतांत्रिक नहीं रही है। कोई कविता ऐसी नहीं है जिसका देश इतना बड़ा हो जितना बड़ा देश समकालीन हिंदी कविता का है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन समकालीन हिंदी कविता ने कविता के क्षेत्र में किया है। जी, यहीं से सर मुझे एक चीज़ जानने की जिज्ञासा हो रही है, और वो स्वाभाविक है, हमारे दर्शकों को भी हो रही होगी, कि समकालीन हिंदी कविता में आपने क्या बेहतरीन उदाहरण दिया कि साधारण से साधारण चीज़ों को उपस्थित करने की एक जिद है। दूसरी बात, इसमें देश भी है और देश भी है। जी, तो देश और देश की जो अवधारणा है उसको थोड़ा आप स्पष्ट कर देंगे इस कविता। मुझे लगता है कि आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप खुद ही इस अवधारणा को स्पष्ट करें। जी नहीं, जैसे समकालीन हिंदी कविता में जो देश की उपस्थिति, जो देश है और जो हमारा देश है, वो दोनों रूपों में दर्ज होता है, एक लोक के रूप में और एक जो पूरी व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है हमारी, उस रूप में। चूँकि आप स्वयं कवि हैं, कविताएं निरंतर लिख रहे हैं और शानदार कविताएं लिखी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले हमारे दर्शकों को एक आध आपकी कविताओं से ज़रूर मैं अरुणाभ जी सुनाता हूँ। मैं इस प्रकरण पर जो बात आपने उठाई, मैं इसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानता हूँ। समकालीन हिंदी कविता, मैं इसको, जैसे आप देश और देश कह रहे हैं, मैं उसको राष्ट्र और देश कहना चाहूँगा, नेशन एंड कंट्री। तो हमारी कविता, समकालीन हिंदी कविता, राष्ट्र को भी संबोधित करती है और राष्ट्र के सवालों को भी सामने लाती है, और जो देश है, जो कंट्री है, यानी साधारण लोग हैं, उसको भी वो हमारे सामने रखती है। मैं अपनी एक नई कविता आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। ये कविता मूलतः जो हमारा साधारण जीवन है, गंवई, किसानी, आदिवासी जीवन, स्त्रियों का जीवन, वो किस जीवन दर्शन से चलता है। एक लंबा वक्त एक किसान, एक आदिवासी, एक मजदूर, एक शिल्पी बिताता है, उसका वो इतने लंबे जीवन को किन नीतियों से बिताता है, क्या उसके पीछे रहता है, वो इसके भीतर है। और मैं ये समझता हूँ कि यही शायद सर्वोत्तम जीवन दर्शन है। तो लिखा ज़रूर मैंने है, पर इसे मैंने अपने गांव से, अपने लोगों से, अपने देश से प्राप्त किया। कविता का शीर्षक है स्वागत, जीना। जी। जीना इस तरह कि डूब सको बच्चों की हंसी के समंदर में, स्वाद उतरे आत्मा तक
कुतरे हुए कच्चे आम का। लौटो घर तो दरवाजा उत्सुकता से निहारे तुम्हारा चेहरा और देहरी चूमे पैर। क्या बात है। जीना इस तरह कि याद कर सको दोस्तों को और माफ कर सको उन सब को जिन्होंने व्यवहार किया दुश्मन की तरह। जीना इस तरह कि याद रहे हर पल ये धरती छोड़कर जाना है बच्चों के लिए कच्चे अमरूद की तरह गोल और पुष्ट। क्या बात है, अद्भुत सर। एक और सर। जी, मैं एक दूसरी कविता आपको सुनाता हूँ। ये इस कविता का शीर्षक है समय। और जिसे आप राष्ट्र कह रहे थे जी, ये इसमें जो समय है वो राष्ट्र समय है। जी, स्वागत है, स्वागत है। गड़ासे सा तना है समय मेरी गर्दन पर। सनातन सिर्फ संस्था का नाम नहीं है। हत्यारे मानुष से खतरनाक हैं हत्यारे विचार। अहिंसा मानने का भरम देने वालों के दिमागों में चलती रहती हैं नरसंहार की योजनाएं। वीरता के नाम पर वे हिंसा का कारखाना चलाते हैं। समन्वय की मीठी गोली देने वाले घूमते हैं त्रिशूल लेकर। उनके भगवान के प्रत्येक भाले पर है एक विरोधी का कटा हुआ सर। क्या बात है। इतनी तरह की जो उपस्थिति है आपकी कविताओं में, अलग अलग शेड्स हैं। कहीं पर बहुत कोमलता, कठोरता, हिंसा, हत्या, हर चीज़ का प्रतिकार जो आपने उपस्थित किया है, और कोमलता के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ, और एक जो हमारे देश, समाज और जीवन के साथ जो उसका रागात्मक लगाव है, यह भी आपकी कविताओं की ख़ास विशेषता है। तो हम इसी सिलसिले को थोड़ा और जारी रखना चाहते हैं। तो मेरी एक कोशिश है कि इस तरह की जो कविता है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, ताकि हमारे दर्शकों को अलग अलग शेड्स की कविताएं सुनने को मिले। आशीष जी। अरुणाभ जी, मैं पिछले 16 वर्षों से बनारस में रहता हूँ जी। और इससे पहले भी मैं बनारस में ना रहते हुए भी संगीत के माध्यम से बनारस में रहता था जी। क्योंकि बनारस का संगीत मेरे बचपन से मेरे भीतर था जी। मैं जब बनारस पहुंचा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जो मेरे लिए एक बहुत अमूल्य उपस्थिति थी भारतीय देश और संस्कृति के भीतर, वो नहीं रहे थे। ये जो 16 वर्ष हैं, बल्कि पिछले लगभग 30 वर्ष हैं हमारे समाज के, इन 30 वर्षों में बिस्मिल्लाह खां यदि सोचते होंगे कुछ तो वो क्या सोचते होंगे। क्या बात है। ये मैंने सोचा और उनकी कुछ बातों, उनके कुछ विचारों से एक तरह से को थोड़ा कविता की शक्ल देते हुए मैंने कुछ एक छोटा सा टुकड़ा कविता का लिखने की कोशिश की। और इस कविता का शीर्षक है सच मानो, और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही समर्पित है। ये उन्हीं का कथन है जो मैं पढ़ रहा हूं। मेरी कविता में ये उन्हीं का कथन है। सुरीली लगती है अजान और मंदिरों की घंटियों की आवाज। सुरीली लगती है अजान और मंदिरों की घंटियों की आवाज। सुर की डगर है भगवान तक पहुंचने का रास्ता और राग खुदा का घर। बनारस मेरे लिए काबा है। बनारस मेरे लिए काबा है। तुम देवताओं के घरों के लिए लड़ते हो, पर क्या जानते हो कहां रहते हैं देवता। तुम देवताओं के घरों के लिए लड़ते हो, पर क्या जानते हो कहां रहते हैं देवता। त्रिशूल, तलवार और गड़ासा लेकर जब तुम निकलते हो सड़क पर खून के प्यासे होकर, मैं देख पाता हूं तुम्हारी आत्मा से कूच कर गया है भगवान। प्रार्थना करता हूं वह लौट आए तुम्हारे भीतर। जब तुम प्यार करते हो बच्चों को बच्चों की तरह,
गले मिलते हो किसी अनजान को भाई मानकर, मुझे तुम्हारी देह सच मानो भगवान का सबसे पवित्र घर लगती है। क्या बात है आशीष जी, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है या आपकी कविताओं को देखते सुनते समझते हुए जो मैंने महसूस किया है वो ये कि एक साथ कई संगीतात्मकता है कहीं पर, चूँकि आपका स्वयं संगीत से गहरा लगाव है, नाटकों से गहरा लगाव है, तो विविध कलानुशासन से आपका लगाव है और उन सब की उपस्थिति कविताओं में एक गहरी छाप छोड़ती है वो उपस्थिति। इसलिए जहाँ तक समकालीन हिंदी कविता में जो एक अलग अलग अंतरानुशासन के साथ कविता की प्रवृत्ति बनती है, वहाँ आपकी कविता प्रवेश करती है और वो अलग अलग अंतरानुशासन जो है, कला माध्यम जो है, वो कविताओं में दर्ज होती है, जिससे कविता बहुत ही अलग गठन और अलग शिल्प के साथ उपस्थित होती है। तो आपके पास नाउम्मीदी में भी उम्मीदों की चिराग जो है वो आप उपस्थित करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह एक आध और कविताएं आपकी अपने दर्शकों को सुनाऊं तो अच्छा होगा। मैं एक और कविता आपको सुनाता हूँ। ये कविता थोड़े अलग शेड की है, एक अलग रंग की है, और अभी जो मैंने 3 कविताएं आपके सामने पढ़ी, ये कविताएं एक तरह से जो व्यक्ति का, निज का जो सामाजिक सार्वजनिक स्पेस है जी, जिसे हम देश कहते हैं, उसके बारे में। लेकिन हमेशा एक कवि बाहरी जो देश है उसके साथ अंतर्देश की, भीतरी देश की भी चिंता करता है हमेशा। और मैं देखता हूँ कि हमारे जो सबसे पहले पुराने पुरखे कवि हैं जैसे कबीर, वो जितना देश, बाहरी देश की चिंता करते हैं, उतना ही वो अंतःकरण के देश की वो चिंता करते। तो निज और सामाजिक के बीच एक आवाजाही हमारे पुरखों ने संभव बनाई है। तो मैं ये कविता बल्कि 2 छोटी कविताएं मेरे पास हैं जो आज पढ़ने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो मैं ये दोनों कविताएं क्रम से पढ़ देता हूँ। ये दोनों का संबंध निज से है। तो पहली कविता है जिसका शीर्षक है उदासियां। पुराने घड़ों के बासी पानी की तरह उदासियां मेरी बातों में बसती हैं। वे न अपने आने की वजह बताती हैं, न ठहरने का पता, न जाने का रास्ता। वे एक पुराने दोस्त की तरह यूं ही चली आती हैं। मेरी आत्मा का इतिहास भरा है उनके घातों से, उनके हमलों के घाव समय की धूल तले अभी भी जीते हैं। पुराने घड़ों के बासी पानी की तरह उदासियां मेरी बातों में बसाती हैं। और ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है याद। ये अभी जितनी कविताएं मैंने पढ़ी हैं वो उसमें से सबसे छोटी ये कविता है आकार के हिसाब से। भरे थनों वाली दुधारू गाय सी वह एक जानलेवा दोपहर मेरे सामने दौड़ी चली आती है पराजित। भरे थनों वाली दुधारू गाय सी वह एक जानलेवा दोपहर मेरे सामने दौड़ी चली आती है पराजित, अभी ठीक अभी। क्या बात है। तब जबकि सभ्यताओं की लीला भूमि हमारे इस देश समाज में सभ्यता और बर्बरता का भेद मिट चुका हो, तब जबकि हमारे समाज के भीतर मानुष विवेक कम हो चुका हो, तब जबकि हमारे समाज में वैमनस्य बढ़ रहा हो, ये जो विविध रंगी कविताएं हैं ये आपको उस दिशा में ले जाने का एक उपक्रम है जहाँ से आप बेहतर और बृहत्तर मानुष बनने की परिकल्पना कर सकते हैं। ये कविताएं आम जनजीवन की जद्दोजहद को अपने तरीके से पेश करती कविताएं हैं। ये कविताएं आम जनता की पीड़ा को, दुख दर्द को उपस्थित करने की अभिव्यक्ति है, तो दूसरी तरफ
हमारे आसपास जो कला, संगीत, अलग अलग तरीके से मनुष्य को बेहतर बनाने के माध्यम हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको विवश करती है। आशीष त्रिपाठी जितनी कविताओं के भीतर एक गढ़े हुए मनुष्य के रूप में उपस्थित होते हैं, एक बेहतर कवि के रूप में उपस्थित होते हैं, एक कलाकार के रूप में उपस्थित होते हैं, वहीं आलोचना के क्षेत्र में एक गंभीर और एक ज़रूरी आलोचक के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित होते हैं। समकालीन हिंदी कविता पर हरि अनंत हरि कथा अनंता है, जितनी बातचीत की जाए वो कम है। फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक आखिरी सवाल है कि आज युवाओं की एक पीढ़ी हमारे बीच में मौजूद हुई है और एक बेहतर सृजनात्मकता के साथ उपस्थित हुई है। क्या उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके सामने में कई तरह के सवाल हैं। अर्नब जी, मैं ये याद कर पा रहा हूँ कि समकालीन हिंदी कविता की जब शुरुआत हुई, जैसे मैंने कहा 1973 से 80 के बीच और 80 से 90 के बीच, तो हिंदी की कम से कम 4 पीढ़ियाँ एक साथ उस समय उपस्थित थीं। एक तरफ त्रिलोचन, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, आगे कुछ वर्षों तक शुरुआत के उपस्थित थे, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, ये सब कवि। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जरगुड़ी, ऋतुराज, भगवत रावत, ये सारे महत्वपूर्ण कवि थे। फिर बिल्कुल जो नए कवि पिछले 10-15 सालों में आए थे, राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, ज्ञानेंद्रपति, राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र जैन, असद जैदी, ये सारे कवि। उसके तुरंत बाद 84-85 के आसपास एक नई पीढ़ी आ गई, जिसमें कुमार अंबुज, एकांत श्रीवास्तव, बद्री नारायण, देवी प्रसाद मिश्र, विमल कुमार, नीलेश रघुवंशी, अनामिका, कात्यायनी, ये सारे के सारे लोग थे। तो हमेशा ये जो हमारा समय है जिसमें हम खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, इस समय में भी कई पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं। कुछ कवि हैं जो 80 के पार हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगुड़ी और ऋतुराज वगैरह हैं। और उसके बाद फिर राजेश जोशी, अरुण कमल वगैरह की पीढ़ी है। और बिल्कुल नए कवि हैं, जैसे 10 सालों में जो कवि उभरे हैं, अनुज लुगुन, आप खुद उस पीढ़ी के नुमाइंदे हैं। वहाँ से लेकर अदनान कफील, दरवेश, विहाग वैभव, पराग पावन, बिल्कुल नए नए लोग अभी जिन्होंने लिखना शुरू किया। अभी पिछले 1 साल के भीतर जिन कवियों ने मुझे एक हद तक चकित किया अपनी कविताओं से, उसमें मैं उनमें से बहुत सारे लोगों से मिला भी नहीं हूँ। मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर या कहीं कहीं पढ़ा है। प्रिया वर्मा नाम की एक कवित्री हैं, शायद लखनऊ में रहती हैं, उनकी कविताएं। ज्योति तिवारी नाम की एक कवित्री हैं जो गांव में रहती हैं। राजस्थान के एक कवि हैं सोहन लाल, जिनकी बहुत कम कविताएं छपी हैं। और ये सब अलग अलग कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इनकी भाषा में एक ख़ास किस्म की का सुथरापन है। भाषा को असल में देखिए अरुणाब जी, कविता क्या है? कविता अंततः भाषा में एक विशेष किस्म की भंगिमा है। कविता क्या इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। कविता जो सर मैं अब चूँकि रुकना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा तो और बातचीत करने की थी। कविता को लेकर के जितनी तरह की बातें आप बता रहे हैं, आज एकदम लेटेस्ट जो आपकी स्टडी है, एकदम आज की जो ख़ास तौर पे पीढ़ी आई है हमारे सामने में, उन सब पर आपने बड़ी गंभीरता से चर्चा की। समय अगर हमारे पास होता तो हम बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग तरह से इन पर बातचीत होनी चाहिए। आपने एक इशारा कर दिया है इस दूरदर्शन के माध्यम से। इन सब पर गहरे तौर पर बातचीत करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जिन कवियों का नाम यहाँ लिया गया है, जिनका नाम सर ने स्टूडियो में नहीं लिया है, वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, निसंदेह आपकी जो आज की बातचीत है उससे प्रभावित होकर के पढ़ने लिखने की जो संस्कृति है, जो बेहतर मानुष बनाने की संस्कृति है, उससे निरंतर संवाद करेगी। और उस अर्थ में संवाद करेगी कि कला को, जीवन मूल्यों को, मानवता को, मनुष्यता को, अपने विवेक को किस प्रकार निर्मित करे,
वो आज की बातचीत से इसका एक प्रारूप तय कर सकती है और निरंतर करेगी। यह जरूरी नहीं है कि आज ही की बातचीत से, बल्कि वो जितनी तरह की रचनाशीलता है हमारे समाज में, जो मौजूदा रचनाएं हो रही हैं, उन सब से एक बेहतर जीवन को देख सकती है। आज आशीष त्रिपाठी जी हमारे बीच आए, मूलतः मध्य प्रदेश के हैं, सतना के हैं और भोपाल ही इनका शहर रहा है, लेकिन बनारस में रहते हैं, निरंतर साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं। आशीष जी, आपने समय निकाला, आपका दूरदर्शन परिवार की तरफ से, साहित्य सृजन की तरफ से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपका भी बहुत आभार अरुणाभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।